जी राकेश जी, मुझे लगता है शायद उनका वहाँ सनातन धर्म बातें हैं, उनसे मुक्त होने की जरूरत है, तब जाकर हम इस लोकतंत्र के दिवस को मनाने को सार्थक कर सकते हैं। जी लेकिन जी, मैं प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। आपने अचल जी की बात सुनी। हर साल यूनाइटेड नेशन एक थीम देता है, हर वर्ष इस दिन क्या थीम होनी चाहिए। इस साल की थीम बहुत अच्छी थीम है, मैं आपको बताऊं, और बहुत पावरफुल थीम है, अपने आप में बहुत सारे अर्थ समेटे हुए हैं। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इज द थीम फॉर दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, किस किस्म के संदेश छोड़ के जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में 35 कंट्री ऐसे हैं, 200 कंट्री में, जिसमें डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हुआ है, एंड इंडिया लीड्स द पैक सर। इंडिया अब उस कैटेगरी में जहां पे बुर्कानो फासो जैसे कंट्री, थाईलैंड, म्यांमार और साउथ अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट के, जो कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देश उसके अंदर हैं, वहां पे जो ह्रास हुआ है, एशिया में जो ह्रास हुआ है, पर इंडिया लीड्स द पैक उसके अंदर। जो इंडिया सबको नजर आता है, इनको चाड माली नजर नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक नजर नहीं आएगा, लेकिन इंडिया नजर आता है जब यहाँ पर वो डेक्लाइन आता है। तो क्योंकि वो फिर उसके बाद हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी बन जाते हैं। लेकिन ये जो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। लोकतंत्र या ठोकतंत्र आपके सामने है। ना मानव अधिकारों की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना बोलने की आजादी की बात होती है, जब मूलभूत अधिकार है उनकी बात होती है, ना मौलिक अधिकारों की बात होती है। सुबह से लेकर शाम तक मजहब की बात होती है। यारो अब कहाँ इस मुल्क में अदब की बात होती है। मैं यही कहूंगा, सुबह शाम अब यहाँ सिर्फ मजहब की बात होती है। यारो कहाँ इस मुल्क में अब अदब की बात होती है। तुषार गढ़वी साहब, सर जिस दिन ये देश शेर मेरा ही आजाद था, हुआ उन्होंने सुना दिया। देखिए आपको थोड़ा सा 2 लाइन कर। जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस दिन जब हम बैठे फंडामेंटल राइट्स की बात किया था, ह्यूमन राइट्स की बात की, और बंधारण की जो पहली सभा जो बैठी थी प्री कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया गया था सभी लोगों से। तब कोई जाति भ्रांति नहीं थी, तब कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं था, तब वो हिंदुस्तान की चिंता करने वाला वर्ग था। उन्होंने एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, और इसीलिए इसका नाम दिया गया, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि उसी तरीके से हम रन करेंगे इसको, कि ये लोगों के लिए है। जैसे आपने ठीक बताया, आईपीयू ने ये सबसे पहले 97 में इसकी स्थापना करके सोचा था कि हम इसको कोई एक फ्रेमवर्क में तैयार करके ये डेमोक्रेसी कैसे लाइव रह सकती है, कि डेमोक्रेसी की तरह इसके लिए लोग कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी में सत्ता हासिल हुई, वो लोकशाही में से धीरे धीरे ठोकशाही में कन्वर्ट हो गई। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा लगा। डेमोक्रेसी का मीनिंग ऐसा हो गया, फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और डेमोक्रेसी की आप डेफिनेशन में थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे, सो देयर आर 3 काइंड ऑफ डेमोक्रेसी: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी एंड हाइब्रिड डेमोक्रेसी। सो फ्लॉड मतलब जिस तरीके से आपने समझा, उसका एक इंडेक्स है कि जिसका रैंकिंग होता है, रैंकिंग के आधार पे मिनिमम 8 से 10 है कोई रैंक, तो ही आपकी कंट्री फुल डेमोक्रेट मानी जाती है। और अगर वो 6 से 8 है तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, फ्लॉड FLAW, फ्लॉड। सो फ्लॉड का मीनिंग जब मैंने देखा तो ऐसा पता चला कि आपकी डेमोक्रेसी अच्छी है, इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम बहुत ही फ्री एंड फेयर है, बट फिर भी आपके अंदर उतना कैच है, जिसका पहला मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे अभी मीडिया को दिया, मतलब जो उसका जो तानाशाही है, तो उसके लिए जो बोला गया है कि मीडिया में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो उसकी वजह से आप फ्लॉड डेमोक्रेसी में फॉल डाउन होते हो। और ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है साहब। वो इंडेक्स जो आपने ठीक बताया कि वो हम किसके नजदीक जा रहे हैं, वो कंट्री में, मतलब हमने कभी भी 7 क्रॉस नहीं किया है, हम 7 to 8 के बीच में रहे हैं, हम 7 के ऊपर कभी नहीं आ पाए, 8 के ऊपर कभी नहीं आ पाए। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा, ये मतलब ऐसा है हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, कि हम इतने डेमोक्रेटिक होने के पश्चात हम फुल डेमोक्रेसी में फॉल डाउन नहीं हो पा रहे हैं।
आज की तारीख में जो छोटे छोटे अच्छे कंट्री है, डेनमार्क जैसे, वो नंबर 1 है, और हमारा तो रैंकिंग भी कभी 50 के अंदर नहीं आया है, उसका रैंक है ये इंडेक्स के हिसाब से। तो ये क्लियर कट बताता है कि जैसे जैसे देश मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, डेमोक्रेसी को लेके जब आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अंगत स्वार्थ, मतलब सबने अपना अपना पर्सनल स्वार्थ और अपनी सत्ता के लिए ही काम किया है। वो कोई भी सरकार हो, 1947 के बाद जितनी भी सरकार आई और आज की सरकार का तो कहना ही क्या, मतलब उनको तो क्या है, हमको तो ये डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, हमको जाति भाती तो ठीक है, हम रजवाड़े के जमाने में वापस जाना चाहते हैं, एक ही राजा होगा और आप सब हमारे गुलाम। वो मानसिकता की और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हमको, मतलब आपको ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम हमारी तरह काम करेंगे क्योंकि हम राजा है। तो धीरे धीरे वो प्रिंसली स्टेट्स में जाना है। अभी डेमोक्रेसी आने वाले साल में मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो 25 साल के बाद अगर हम सब डिबेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने 25 साल पहले बोला था कि डेमोक्रेटिक से धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट की एक नेट प्रैक्टिस जा रही है अभी, और वो उस जमाने में हम आ जाएंगे। तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी को, और इसका टारगेट है ना एम्पावरिंग न्यू जनरेशन। तो इंडिया की फ्लोड डेमोक्रेसी का आज के दिन का यथार्थ यह है कि वी आर एम्पावरिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट। ये हम बहुत बड़ा काम करेंगे, वो आईपीयू में नोट डाउन किया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से देश जा रहा है। पहले भी ऐसा हुआ ना, डेमोक्रेसी की हत्या इमरजेंसी के तौर पे बोली जाती है कि इमरजेंसी वाज द मतलब ब्लैक डे, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, तो तब भी ये हुआ। आज की तारीख में हम मिनी इमरजेंसी, सेमी इमरजेंसी, इमरजेंसी 2.0 से गुजर रहे हैं। क्यों? वरना कोई राजकीय पार्टी को, अपने गठबंधन को ऐसा नोटिस जारी करना पड़ेगा हम ये 12-15 एंकर की डिबेट में नहीं जाएंगे। तो दिस क्लियरली शोज कि ये सब कहीं ना कहीं कोई गलत मानसिकता की ओर में जा रहे हैं। इसके सुधारने के लिए भी काफी सारे तरीके हैं। मेरा फर्स्ट स्पेल खत्म होने को आया है, तो नेक्स्ट स्पेल पे बात करूंगा मैं।